नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा एकेडमी पर। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज में अगर हम देखें तो हम लोग कुछ ऐसे जजमेंट्स को देखने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स को देखेंगे जिससे हमारे संविधान की कुछ अनुच्छेदों की डायरेक्शन एकदम दिशा ही बदल गई। और उसने क्या किया, उस दिशा बदल ने क्या किया, उस संविधान के पूरे प्रारूप को ही, पूरे एक तरह से संविधान के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया, संविधान के पूरे डेफिनेशन को ही बदल के रख दिया। ठीक है, तो कुछ केसेस ऐसे हैं हमारे संविधान में जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ठीक है, और उन बड़ी बड़ी कहानियों में से हम लोग कुछ कहानियों को उठाएंगे और संविधान को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान जैसा आज है वैसा ही पहले नहीं था, वैसे पहले कैसा था और सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसा संविधान को बना दिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ संविधान कहा जाता है, कि मतलब जो भी अंतिम व्याख्या करेगा संविधान का वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किसी भी अनुच्छेद में अगर डाउट है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसकी अंतिम व्याख्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनमें से आज जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मेनका गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी, जो हमारी फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री थी, उनकी बहू थी। इंदिरा गांधी के जो दूसरे बेटे थे संजय गांधी, उनकी पत्नी थी। संजय गांधी की पत्नी थी। पत्नी मेनका गांधी। इस केस से एक और पहलू भी जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पासपोर्ट एक्ट ऑफ इंडिया। कौन सा एक्ट? पासपोर्ट एक्ट ऑफ इंडिया। जिस एक्ट से भारत में और लोगों के पासपोर्ट बनते हैं, उस एक्ट का भी प्रावधान इसमें आएगा। वो एक्ट कब पास हुआ था? 1967 में, 1967 में ये एक्ट पास हुआ था। इसकी एक क्लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस क्लॉज क्या कहता है वो क्लॉज। ठीक, एक ये हो गया। दूसरी बात, हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों की भी चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। अगर आप लोग संविधान के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये अनुच्छेदों के बारे में पता ही होगा, और आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से इन अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि मेनका गांधी कौन थी और और उनके किस चीज से रिलेटेड ये केस बना था। ठीक, तो उनको जो पासपोर्ट इशू हुआ था वो 1976 में पासपोर्ट इशू हुआ। 1906 में दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा इनको पासपोर्ट इशू हुआ 1976 में। ठीक है, 1976 के बाद क्या हुआ? 1977 में 1977 में दिल्ली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से एक इनके पास मैसेज आता है, एक इनके पास लेटर आता है। उस लेटर में क्या लिखा रहता है कि आपको अपना पासपोर्ट जो है वो हमें सरेंडर करना होगा 7 दिनों के अंदर। 7 दिनों के अंदर आपको अपना पासपोर्ट हमें सरेंडर करना होगा। ठीक है, तो अब इनके पास लेटर तो आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने वकील से मिलकर के उसको जानना चाहा कि इनके पासपोर्ट जो सीजर है, पासपोर्ट जो सीज किया गया है, उसका रीजन क्या था। क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एक्ट करेगा तो उसका रीजन भी बताएगा। कोई भी गवर्नमेंट आपके ऊपर आरोप लगाएगा या आपके ऊपर प्रत्यारोप लगाएगा तो उसका रीजन भी बताएगा। किसी भी आरोप का आपको रीजन पता चलना चाहिए। ठीक है, तो
मेनका गांधी ने कहा कि आप हमें रीजन बताइए कि आपने किस रीजन की वजह से हमारा पासपोर्ट सीज किया है। ठीक, तो अब पासपोर्ट ऑफिस वालों का क्या रिप्लाई आता है? पासपोर्ट ऑफिस वालों का रिप्लाई आता है कि वी कैन नॉट टेल यू, हम आपको ये नहीं बता सकते कि हमने आपका पासपोर्ट क्यों सीज किया है। हमने आपका पासपोर्ट पब्लिक ऑर्डर में सीज किया है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हमने आपका पासपोर्ट सीज बनाए रखने के लिए हमने आपका पासपोर्ट सीज कर लिया है। तो इनका रीजन क्या था पासपोर्ट ऑफिस का? पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन लग गया इनके पासपोर्ट को सीज करने का। ठीक है, तो ये सीज करने का क्या रीजन था? पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। इसका कोई और रीजन इन्होंने नहीं बताया कि किस वजह से, कौन सा पब्लिक ऑर्डर हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। ये सारे रीजन मेनका गांधी को नहीं बताए गए। अब मेनका गांधी ने क्या किया, जब उनको पासपोर्ट सीज होने का नोटिस आ गया और उनको अच्छे से जवाब भी नहीं मिला, तो वो चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। तो ये अनुच्छेद 32 को लेकर के, आपको पता ही होगा अनुच्छेद 32 क्या है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, आपके किसी भी मूल अधिकार को सरकार अगर छीनती है या कोई भी एजेंसी अगर छीनती, कोई भी सरकारी एजेंसी अगर छीनती है, तो उसको लेकर के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसमें अपना पिटीशन दे सकते हैं। तो उस मूल अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। ठीक है, तो ऐसे पिटीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मूल अधिकार के लिए पिटीशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिट पिटीशन। तो मेनका गांधी ने क्या किया? अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला। ठीक, अब यही अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एक यहीं पे सीखने वाली बात यह है कि अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो हम लोग स्टेट के, राज्य के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 से। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 से। तो हाई कोर्ट भी रिट जारी करके हमारे मूल अधिकारों को लागू करवा सकती है। ठीक है, तो आइए अपने कहानी पे चलते हैं। तो मेनका गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दो तीन बातें कही। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहली बात कही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहली बात यह कही कि इनका जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है वो हनन हुआ है। ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहली बात पूछी कि क्या राइट टू ट्रेवल, राइट विदेश यात्रा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है या नहीं। तो इनका पहला क्वेश्चन यही था कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ राइट अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21, कि क्या राइट टू विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है वो 21 के अंदर आता है। ठीक, दूसरी बात इन्होंने पूछी कि अनुच्छेद 21 में जो पर्सनल लिबर्टी शब्द यूज हुआ है, पर्सनल लिबर्टी, वो कहां तक लागू है। पर्सनल लिबर्टी कहां तक लागू है, क्योंकि इनकी पर्सनल लिबर्टी, जो अपनी लिबर्टी है, वो छीनी गई थी। क्या छीनी गई थी? अपनी लिबर्टी ट्रेवल करने की छीनी गई थी। पर्सनल लिबर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने पूछा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद में लिखा है कि जो हमारा, अगर कोई भी हमारा अधिकार छीना जाएगा तो वो प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा छीना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, कि स्कोप ऑफ प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, स्कोप ऑफ प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का स्कोप क्या है। ठीक,
चौथी बात इन्होंने कही कि अनुच्छेद 19 के तहत, 19 डी के तहत, अनुच्छेद 19 में हमें पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 डी के तहत इनका पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार, पूरे देश में स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार छीन लिया गया है। कौन सा? 19 डी, राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेवल इनसाइड द कंट्री, इनसाइड द कंट्री। ठीक है। अब इन्होंने एक बात को और क्लेम किया, इन्होंने पांचवी बात क्या क्लेम की? पांचवी बात अगर मैं यहां पे लिखूं तो पांचवी बात इन्होंने क्या क्लेम की कि पासपोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 3C है, पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 3C है, वो आर्टिकल 14 के अनुसार, आर्टिकल 14 के अनुसार, 14 के अनुसार आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का हिंदी मतलब क्या होता है? यादृच्छिक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द स्टेट, कि सरकार अपनी तरह से लागू कर दिया बिना किसी रीजनेबल रीजन के। ठीक है, बिना किसी रीजन के इन्होंने जो पासपोर्ट एक्ट 3C है, जिसकी वजह से इनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था, वो इन्होंने बिना किसी रीजन के लागू कर दिया। तो ये 4-5 बातें मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछी। अब इन चारों पांचों बातों को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीजें आई हैं, जैसे आर्टिकल हमारा पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 है, ठीक है, 19D है, ये क्या है? स्कोप ऑफ प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है? ठीक है, प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है? 19D क्या है? ठीक है, और आर्टिकल 14 क्या कहता है? ठीक है, इस आर्टिकल को समझने के लिए हम लोग एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है, तो इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 हमारे संविधान का क्या कहता है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 जो है वो ये कहता है कि कोई भी लॉ, ठीक है, एनी लॉ, कोई भी लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट को, हमारे मूल अधिकार को छीनता है या हनन करता है, तो वो उस जगह तक इनवैलिड हो जाएगा जिस जगह तक उसने फंडामेंटल राइट का हनन किया है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लॉ बना दिया, ठीक है, मैंने एक लॉ बना दिया इतना, ठीक है, अब ये इतना पार्ट इसका जो है, इसका इतना पार्ट जो है वो संविधान के मूल अधिकार का हनन करता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट का हनन करता है, फंडामेंटल राइट का हनन करता है, फंडामेंटल राइट को छीनता है, छीनता है। ठीक है, तो ये पूरा लॉ नहीं वो खत्म होगा, ठीक है, पूरा लॉ खत्म नहीं होगा, जितना ये छीनेगा, जितना पार्ट ये फंडामेंटल राइट का हनन करेगा, उतना लॉ पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उतने लॉ को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? नल एंड वॉइड कर देगी। ठीक है, नल एंड वॉइड, यानी कि उतना लॉ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 ये कहता है। आर्टिकल 13 में एक और आर्टिकल सेक्शन है, क्लॉज है बी, जो ये कहता है कि स्टेट, हमारा राज्य जो है, हमारी जो सरकार है, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या करेगा? किसी भी फंडामेंटल राइट को छीनता हो, जो किसी भी फंडामेंटल राइट को हैमर करता हो या फंडामेंटल राइट को छीनता हो। ठीक है, तो स्टेट शुड नॉट मेक एनी सच लॉ, स्टेट शुड नॉट make such laws, states should not make such laws which
infringes the fundamental right, infringes the fundamental right, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आर्टिकल 13 मोटा मोटा यही कहता है कि स्टेट या राज्य कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को छीनता हो, या अगर कोई भी ऐसा लॉ जो पहले से चला आ रहा हो, ब्रिटिश शासन से चला आ रहा हो और हमारे मूल अधिकार को छीनेगा, तो उस लॉ को भी हम खत्म कर देंगे, उस लॉ को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में जो वर्ड यूज हुआ है लॉ, वो वर्ड किसी भी चीज के लिए, जैसे ऑर्डिनेंस हो, लेजिस्लेटिव एक्शंस हो, ठीक है, या कोई भी कस्टम हो, यहां तक कि बाइलॉज हो, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन हो, इन सारे चीजों को लॉ माना गया है। जैसे मान लीजिए हमारा लेजिस्लेटिव लॉ हो, इनको भी लॉ माना गया है, लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, कस्टम्स तक को भी लॉ माना गया है आर्टिकल 13 के अनुसार। अगर कोई किसी भी राज्य का कोई कस्टम है, उसको भी लॉ माना गया है। ठीक है, ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट जो हमारा ऑर्डिनेंस पास करता है, उसको भी लॉ माना गया है, ऑर्डिनेंस को। बाईलॉज को भी माना गया है, बाईलॉज। ठीक है, नोटिफिकेशन, कोई गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसको भी लॉ के एम्बिट में रखा गया है, उसको भी लॉ माना गया है। ठीक है, तो वो भी लॉ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजों को सरकार ने आर्टिकल 13 के अनुसार लॉ माना है, हमारे संविधान ने आर्टिकल 13 के अनुसार लॉ माना है। ठीक, अब आते हैं, अगर हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करें, आर्टिकल 14 अगर हम डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, मोटा मोटा समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 में लिखा है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, भारत का हर सिटीजन जो होगा वो कानून के सामने इक्वल होगा। ठीक है, कानून के सामने क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वेलिटी की लॉ बनाया गया है। ठीक है, कानून के सामने क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसी के क्लॉज 2 में कहा गया है, 14 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि सरकार कोई भी ऐसे नियम बना सकती है जो पहले से शोषित वर्गों को उत्थान करने में, पहले से शोषित वर्गों का उत्थान करने में या उनको ऊपर उठाने में उसको मदद करे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 या उसको कहते हैं सेकेंड पार्ट जो है वो ये कहता है। तो इसमें आर्टिकल 14 में दो चीजें, दो वर्ड्स, दो क्लॉज मेंशन किए गए हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें दो चीजें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, अब इनका जो डिटेल मतलब है वो हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे, ये हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटा यही मतलब है इसका, आर्टिकल 14 का, कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो किसी को नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करे। ठीक है, जो कि आर्बिट्रेरी हो, जिसका कोई रीजन ना हो, वो ऐसा कोई भी लॉ स्टेट नहीं बनाएगा, ऐसा कोई भी इक्वालिटी को स्टेट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस, लॉ का जो आर्बिट्रेरीनेस होता है ना, वो स्टेट खत्म करेगा। ठीक है, आर्टिकल 14 में ये कहा गया। तो बेसिकली 14 से हमें मतलब यही निकालना है कि नो आर्बिट्रेरीनेस इन द लॉ, नो आर्बिट्रेरीनेस इन द लॉ। ठीक है, अगर किसी समाज को ऊपर उठाने के लिए सरकार लॉ बना रही है तो वो अपने अनुसार नहीं बनाएगी। ठीक है, वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा, वो अपने अनुसार नहीं बनाएगी, वो रूल्स को फॉलो करते हुए, वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए, वो नियम कानून को फॉलो करते हुए वो सारे लॉ बनाए जाएंगे, इसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। ठीक है, अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 19। इसी सीरीज में अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम।
राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में बहुत सारे फ्रीडम है, जैसे बोलने का अधिकार, स्ट्राइक करने का अधिकार, और कहीं भी देश में घूमने का अधिकार। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में है। तो 19 का जो डी है, सब क्लॉज डी जो कह रहा है, वो कह रहा है कि हम कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी प्रदेश में, क्या बोलते हैं, वो आसानी से, वो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी जगह पे घूम सकेगा। ठीक है, तो राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेवल इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 19D ये हमारे काम का आर्टिकल है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगर हम आर्टिकल 21 की तरफ। ठीक, आर्टिकल 21 की तरफ अगर हम बढ़े तो हमारा संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो हमारे संविधान की एक तरह से समझ लीजिए बहुत ही बेसिक पार्ट है, जो जिसका स्कोप जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया है अब। ठीक है, जिसका स्कोप बहुत ही बड़ा हो गया। आर्टिकल 21 कौन क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें एक सेंटेंस यूज हुआ है, इसमें एक सेंटेंस यूज हुआ है, वो सेंटेंस क्या है कि सरकार किसी के भी जीवन को बाय द प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सरकार किसी के भी जीवन को बाय प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ छीन सकती है। ठीक है, तो ये एक वर्ड आता है प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मेनका गांधी केस में ये भी एक क्वेश्चन था कि प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का स्कोप कितना है, कि क्या सरकार अपने मन से कोई भी नियम बना देगी तो वो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब तो यही होता है कि ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन में ये नियम चलता है प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और दूसरा कॉन्सेप्ट एक होता है जो यूएसए में है, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में तो कम से कम नहीं लिखा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेनका गांधी केस में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बेसिकली इसका मोटा मोटा अंतर ये है कि प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसे मान लीजिए किसी देश की एक संसद है, उसने कोई भी नियम बना दिया, उसने कोई भी एक आर्बिट्रेरी नियम बना दिया, कोई भी एक ऐसा नियम बना दिया, अगर वो संविधान, अगर वो पार्लियामेंट से, अगर वो संसद से अच्छी तरह से, जब मतलब उसका जो रूल है उसकी तरफ से पास हो गया, ठीक है, तो वो लॉ कोई भी हो, वो लॉ कोई भी हो, हम उसको मानेंगे। ठीक है, वो लॉ कोई भी हो, हम उसको मानेंगे। लॉ अपने आप में कैसा है, ये इसकी डिस्कस प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन वही जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है, उसमें क्या चलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हम लॉ बनने के नियम को तो चेक करेंगे ही करेंगे, वी विल चेक द रूल्स ऑफ दैट लॉ, वी विल चेक द रूल्स दैट आर फॉलोड टू मेक दैट लॉ, टू ड्राफ्ट दैट लॉ, बट we will also check the law itself। हम लोग रूल तो चेक करेंगे ही करेंगे, हम लोग ये भी चेक करेंगे कि लॉ जो अपने आप में कैसा है, कि लॉ किसी को नेचुरल जस्टिस से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, नेचुरल जस्टिस को तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, लॉ इटसेल्फ। ठीक है, तो अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि नेचुरल जस्टिस क्या है। ठीक है, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, नेचुरल जस्टिस क्या है। नेचुरल जस्टिस क्या है? ठीक है, नेचुरल जस्टिस एक तरह का जस्टिस होता है जिसमें ये डिफाइंड होता है कि जो हमारे पहले से बेसिक लॉज चले आ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर किसी का सामान है तो हमें नहीं लेना है, ये नेचुरल जस्टिस है, ये नेचुरल रूल है।
ठीक है, मान लीजिए आप किसी को, कोई अगर जी रहा था, हमें उसके मारने का अधिकार नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस है। ठीक है, मान लीजिए किसी और, कोई और किसी जगह पे बैठा है तो हमें उसके उठाने का अधिकार नहीं है। तो ये जो बेसिक लॉज होते हैं ना, जो नेचर से चले आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नेचर्स लॉ या नेचुरल जस्टिस। एक दूसरी तरह का लॉ होता है जिसको कहते हैं हम लोग स्टेट लॉ। क्या कहते हैं? स्टेट लॉ। स्टेट लॉ क्या होता है? जो राज्य अपने नागरिकों के संरक्षण के लिए या नागरिकों पे कोई नियम कानून लगाने के लिए जो लॉ बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट लॉ। ठीक है, तो ये इन सारे आर्टिकल्स का आज हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो मेनका गांधी में यही 3-4 चीजें पूछी गई थी। अब हम आगे बढ़े मेनका गांधी केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जानने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का जो जो 3-4 क्वेश्चन थे, जैसे मान लीजिए ड्यू प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? दूसरा, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट एंड फ्री लोकोमोशन, फ्री मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन। ठीक है, तो इन 3-4 चीजों के बारे में मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया 1978 में। कब दिया? 1978 में अपना जजमेंट दिया। ठीक है, 1978 में जजमेंट दिया। तो वो जो जजमेंट दिया उसको तो हम लोग थोड़ा सा किनारे रखते हैं, चलते हैं थोड़ा सा बैक डेट में। तो बैक डेट में चलते हैं 1947 में। आपको पता ही होगा कि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। तो उसी डेट में थोड़ा सा चलते हैं। एक आदमी थे, एक कम्युनिस्ट लीडर था जिसका नाम था ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन एक लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर थे बेसिकली। मद्रास, उस समय का जो मद्रास है ना, आजकल का जो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ये सब मिला के उस समय का पूरा एक मद्रास हुआ करता था। तो उस मद्रास प्रोविंस के, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रोविंस के वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उनको क्या किया गया था? किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में उनको डिटेन कर दिया गया था। दिसंबर 1947 में उनको डिटेन कर दिया। डिटेन करना मतलब क्या होता है? डिटेंशन। डिटेन मतलब किसी के कब्जे में रख लेना। ठीक है, तो उनको दिसंबर 1947 में डिटेन किया गया था। ठीक है, डिटेन किया गया था। अब अगर हम डिटेंशन की बात करें तो डिटेंशन 2 तरह की होती है। ठीक है, डिटेंशन 2 तरह की होती है। डिटेंशन इज ऑफ 2 टाइप। एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा समझेंगे। अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ठीक है, ये समझते हैं कि कहानी को। ए.के. गोपालन क्या थे? कम्युनिस्ट लीडर थे। इनको दिसंबर 1947 में क्या किया गया? डिटेन करके रख लिया गया। ठीक है, डिटेन कर दिया गया जेल में। ठीक है, ये केस लड़े कोर्ट में, कोर्ट ने इनको बरी भी कर दिया। लेकिन जेल से निकलने से पहले गवर्नमेंट का, मद्रास गवर्नमेंट का एक और ऑर्डर आता है कि इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में 1950 में इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में फिर से अंदर रखा जाएगा, इनको फिर से डिटेन किया जाएगा। कब? 1950 में एक ऑर्डर आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में 1950 जो एक्ट था उस समय, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के केस में इनको डिटेन करके ही रखा जाएगा, इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने के बाद भी इन्होंने
एक केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इनका केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस को हम लोग जानते हैं ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। कौन सा केस था? ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में इनको क्या किया गया? डिटेन करके रख लिया गया। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो इनका फैक्ट्स क्या था इन केस का, कि इनको बोला गया कि जो पर्सनल लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, पर्सनल दैहिक स्वतंत्रता है, उसको पनिश किया गया है। इन्होंने कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है, इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, वही वाला केस जो मेनका गांधी में था, कि पर्सनल लिबर्टी हमारा वो किया गया है, हमारा खत्म किया गया, पर्सनल लिबर्टी खत्म किया गया। दूसरी बात इन्होंने ये भी बोला कि हमारा 19D के तहत जो हमारा फ्री मूवमेंट का अधिकार है वो भी खत्म किया गया है, फ्री मूवमेंट का अधिकार है वो भी खत्म किया गया है, ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने कही कि अगर आर्टिकल 14 के तहत जो स्टेट जो है वो आर्बिट्रेरी लॉ नहीं बना सकती है, तो उस हिसाब से इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1958 को 50 को चैलेंज किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया। किससे? आर्टिकल 14 से, कि कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो एक्ट है वो अपने आप में आर्बिट्रेरी है, वो सरकार ने आर्बिट्रेरी तरीके से बना, आर्बिट्रेरी लॉ है, ठीक है, और वो लॉ क्या है, इस हिसाब से आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, और इस हिसाब से वो जो लॉ है, एक्ट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, वो क्या है? इनवैलिड है, वो वॉइड है। तो इनका ये कहना था। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो चीफ जस्टिस थे एमएच कानिया थे, चीफ जस्टिस एमएच कानिया ने जो डिसीजन पढ़ा, उस डिसीजन में एमएच कानिया ने क्या कहा कि ये जो है पर्सनल लिबर्टी, आपकी जो पर्सनल लिबर्टी छीनी गई है, आपकी जो पर्सनल लिबर्टी छीनी गई है वो आर्टिकल 19D को अफेक्ट नहीं करती है। उन्होंने कहा कि जो ये आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, इनको एक साथ मिला के हम लोग नहीं देख सकते। आर्टिकल 21 में अगर कोई राइट आपका छीना है तो आर्टिकल 21 ही गिना जाएगा, फिर आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि जो ये लॉ है, जो ये तीनों आर्टिकल्स हैं, उनको एक साथ हम लोग नहीं देख सकते, उसको हम लोग को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि आपका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है वो आपकी पर्सनल लिबर्टी तो छीन सकता है, लेकिन उसके हिसाब से राइट टू फ्री मूवमेंट आपका नहीं छीना जाएगा, उस 19 अनुच्छेद पे, 19 अनुच्छेद पे लागू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला बयान ये था कि आर्टिकल 21 जो है वो आपका लागू उस पे नहीं होगा। और इसने क्या किया कि जो इन्होंने केस किया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो आर्बिट्रेरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, इट इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट इज नॉट आर्बिट्रेरी। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है हमारा वो आर्बिट्रेरी नहीं है, ठीक। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो फ्री मूवमेंट है वो तो आपका हनन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको डिटेन करके रखा गया है, तो अंडर डिटेंशन, जो डिटेंशन के समय आपका जो फ्री मूवमेंट है वो केस लगेगा ही नहीं, वो अनुच्छेद आपके ऊपर लागू ही नहीं होगा, वो अपने आप छिन जाएगा, ठीक है, तो उस पर लागू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही नैरो डिसीजन लिया था इस चीज का, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में क्या कहा कि प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है, प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो सही है, ठीक है। प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में हम लोग सिर्फ स्टेट का लॉ चेक करेंगे, स्टेट का लॉ चेक करेंगे, नेचुरल जस्टिस हम इसमें चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हमें स्टेट लॉ जो बनाई है उसी के हिसाब से चलना होगा, हम इसमें इस लॉ में नेचुरल जस्टिस को नहीं चेक करेंगे, ठीक। तो इसने ये कहा प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जो यूएसए के संविधान में, यूएसए के जस्टिस सिस्टम में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, लेकिन हमारे संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए हम लोग प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही मानेंगे और स्टेट लॉ जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, स्टेट लॉ वैलिड रहेगा। ठीक, अब अगर डिटेंशन को हम लोग समझना चाहें, ठीक है, डिटेंशन क्या होता है, तो डिटेंशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। यानी कि अगर हम किसी को पनिश करने के लिए जेल के अंदर रख रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन, पनिश करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई ऐसी घटना ना घटे, ठीक है, कोई ऐसी घटना ना घटे, उस घटना को रोकने के लिए अगर हम किसी को डिटेन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में हमें पता चला कि वो आतंकवादी है और वो कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी खराब होगी, इंडिया के जो संबंध है देशों से खराब होंगे, तो ऐसा चीज, ऐसा कारनामा रोकने के लिए हमारा जो एक्ट है वो उसको डिटेन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी किसी भी एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम डिटेन कर रहे हैं किसी को, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये दोनों डिसीजन अपना दे दिया था और ए.के. गोपालन को उस समय नहीं छोड़ा गया। ठीक है, ए.के. गोपालन का जो केस है वो डिसमिस हो गया, वो केस नहीं छोड़ा गया। और उनको क्या कहा गया, अब इसी केस को ला करके, इसी केस का जो, तो ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे जजमेंट दिए। और एक बात और कही ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आर्टिकल 14 जो है और आर्टिकल 19 जो है और आर्टिकल 21 जो है, ठीक है, ये तीनों आर्टिकल अलग अलग हैं, ना कि तीनों को एक ही में मिला के पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल अलग अलग हैं और इनको तीनों को अलग अलग इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ए.के. गोपालन केस के रिजल्ट के बारे में अगर हम देखें तो इसने पर्सनल लिबर्टी की जो है वो बहुत ही नैरो डिसीजन दी थी, नैरो उसका इंटरप्रिटेशन किया था, बहुत ही सकरा इंटरप्रिटेशन किया था, बहुत ही छोटा इंटरप्रिटेशन किया था। ठीक है, दूसरी बात इसने बोला कि ये दोनों अलग नहीं है। ठीक, और तीसरी बात इसने कहा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो आर्बिट्रेरी नहीं है और इसलिए वैलिड है। ठीक है, इसलिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वैलिड है और ए.के. गोपालन केस हार गए और उनको जेल से नहीं निकाला गया। ठीक है, ये डिसीजन लेकर के आते हैं हम लोग फिर से अपने एज में 1978 में, जब मेनका गांधी का केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही दिग्गज जजेस बैठे हुए थे, जैसे वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, एच.एम. बेग थे, ये सारे जजेस बैठे हुए थे। 7 जजों की बेंच थी। ठीक है, जिसमें से बेग जो है वो चीफ जस्टिस थे। ठीक है, 7 जजों की बेंच थी, बेग जो है वो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को फिर से कॉन्टेक्स्ट में लेके आया और एक और डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, सतवंत सिंह डिसीजन। ठीक है, सतवंत सिंह केस का एक और डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सतवंत सिंह केस में पहले कह चुका था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात पहले कह चुकी थी कि राइट टू ट्रेवल अब्रोड, यानी कि विदेश यात्रा करना आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अनुसार एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो सतवंत सिंह केस में ये कह चुका था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो मेनका गांधी केस में भी इसने इस डिसीजन को रिवाइव किया और कहा कि मेनका गांधी सही कह रही हैं, राइट टू ट्रेवल अब्रोड इनका छीना गया है और राइट टू ट्रेवल अब्रोड एक आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है। तो ये पहला डिसीजन हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि राइट टू ट्रेवल अब्रोड, राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। दूसरा डिसीजन जिसका इंटरप्रिटेशन करना था, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जिसका डिसीजन बहुत ही नैरो सेंस में किया था ए.के. गोपालन केस में। एच.एम. कानिया, वो कानिया थे, एच.जे. कानिया थे, उन्होंने बहुत ही नैरो डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। उन्होंने कहा था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ
एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे लागू होता है। मतलब अगर कोई काम सरकार रूल के खिलाफ कर रही है तभी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लागू होता है और आर्बिट्ररी लागू होता है। और अगर जो रूल सही है, अगर कोई भी नियम सरकार बनाने का, स्टेट लॉ करने का नियम अगर सरकार के द्वारा सही है तो उस लॉ की नेचुरल जस्टिस या उस लॉ को नेचर्स जस्टिस के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया इस 1978 मेनका गांधी केस ने। मेनका गांधी केस में जजेस ने क्या कहा? इसमें जजेस ने कहा कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होगा। ठीक है, हालांकि ये संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिकन संविधान से जस्टिस सिस्टम ने लिया है। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ही एक पार्ट है। तो अब से हम क्या करेंगे? लॉ के तरीके को तो चेक करेंगे ही करेंगे, लॉ अपने आप में वैलिड है कि नहीं है ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था मेनका गांधी केस का। ठीक है, कि इसने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के डिसीजन इंटरप्रिटेशन को ही बदल के रख दिया, एकदम विपरीत इंटरप्रिटेशन दिया कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिला के हम लोग देखेंगे कोई भी नियम को, और उस नियम को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कौन सा कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी? दोनों तरीके का देखेगी, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तीसरी बात इसने क्या कही? तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो एक एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को अलग अलग देखना है, तो इस केस में इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और कह दिया कि हम जो भी आर्टिकल 14, 19 और 21 है उसको एक साथ देखेंगे, उसको अलग नहीं किया जा सकता। वो जनता के मूल अधिकारों को देता है और इसलिए इसको हम लोग अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे। आज से सबका मतलब सबको एक तरह से मिला के ही पढ़ा जाएगा, वो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये सारे जो अनुच्छेद है वो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो शुड बी इंटरप्रेटेड टुगेदर, इंटरप्रेटेड टुगेदर। तो दो तीन मसलों को तो इसने सॉल्व कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दो मसलों को, एक मसला पहले ही सतवंत सिंह केस में सॉल्व कर दिया था, दो मसलों का डिसीजन इसने दे दिया। ठीक है, अब एक एक्ट आया था जिसको मेनका गांधी ने उसको अपोज किया था, जो था पासपोर्ट एक्ट का आर्टिकल सेक्शन 10(3) सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी। पासपोर्ट एक्ट 1967 का, पासपोर्ट एक्ट 1967 का जो ये क्लॉज था, जिसकी वजह से सरकार उसने पासपोर्ट ऑफिस ने मेनका गांधी के पासपोर्ट को छीन लिया था, सीज कर दिया था। उस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ एकदम सही है। ठीक है, ये लॉ एकदम सही है कि जो ऑफिस, जो अथॉरिटी जो है पासपोर्ट बना रही है, उसको पब्लिक ऑर्डर में क्या करना होगा? उसको पासपोर्ट छीनने का, उसको पासपोर्ट सीज करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो उसने क्या किया? 10(3)(c) को कैंसिल आउट नहीं किया, 10(3)(c) को उसने बनाए रखा। हालांकि उसने एक आदेश दिया कि जो मेनका गांधी का केस है, जो मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज हुआ है, उसको वापस दिया जाए। और पासपोर्ट अथॉरिटी को यह भी निर्देश दिया कि आगे से जब भी आप कोई चीज वो करेंगे, कोई भी सीज करेंगे, तो उसका आपस में रीजन भी बताएंगे। ठीक है, यानी कि आप कोई भी पासपोर्ट जो है या कोई भी ऐसी चीज आर्बिट्रेरी नेचर से नहीं कर सकते, आर्बिट्रेरी नेचर से नहीं कह सकते। तो इसने एक तरह से आर्टिकल 14 का भी इंटरप्रिटेशन कर दिया, आर्टिकल 14 को बनाए रखा। जो इंटरप्रिटेशन शुरुआत में था, मतलब शुरुआत में जो इंटरप्रिटेशन था आर्टिकल 14 था कि आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है कोई भी नियम, उसको बनाए रखा। और उसने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस किसी के भी पासपोर्ट को बिना किसी वजह के, बिना कोई रीजन बताए नहीं छीन सकता, उसको रीजन बताना होगा। और इसने क्या किया? पासपोर्ट को, मेनका गांधी के पासपोर्ट को लौटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये था लैंडमार्क डिसीजन ऑफ मेनका गांधी केस में, जिसने
पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल के रख दिया। ये दो तीन कॉन्सेप्ट है, इसने दो तीन कॉन्सेप्ट को मेनका गांधी ने पूरा ओवर रूल कर दिया था। ठीक है, तो यही था मेनका गांधी केस। इसमें संविधान के एक स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया, जो स्ट्रक्चर था आर्टिकल 14, 19, 21 का संबंध और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का स्कोप क्या है। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत बाहर विदेश घूमने का अधिकार जो है, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, इसको भी बनाए रखा। ठीक है, इसी केस ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जो आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछता है कि आर्टिकल 14, 19, 21, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 14, 19, 21 इज द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी केस से यह डिसाइड हुआ था कि जो आर्टिकल वो है, आर्टिकल 14 है, 19 है और आर्टिकल 21 है, वो संविधान का गोल्डन ट्रायंगल है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे संविधान में भरी पड़ी हैं। इन सारी कहानियों को हम एक एक करके, इसके स्टोन्स को हम लोग टर्न करेंगे और हम लोग देखेंगे कि संविधान आज जो हमारा ऐसा है वो किस किस दौर से गुजरा हुआ है, किस किस दौर से, किस किस तौर तरीकों से इसको बदला गया है, और किस कैसे कैसे डिसीजंस आए हैं जिसने संविधान को अभी तक बचा के रखा है। और कुछ लैंडमार्क डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही हम लोग मेंशन करते रहेंगे और उसको अपने पॉलिटी से रिलेट करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो वी विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज इसी कहानी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, फिर नमस्कार, थैंक यू।